चलिए फटाफट लेकर के आते हैं स्क्रीन पर एक के बाद एक शेयर, क्योंकि खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। तो कुछ एक एक्शन वाले शेयरों को फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए और खबरें हैं जहां पर बजाज ऑटो में आपको बता दें कंपनी ने मुनाफे और आय में सालाना आधार पर बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि आज आधे % का दबाव देखने को मिल रहा है। कंपनी का मुनाफा पहली तिमाही में 1988 करोड़ से बढ़कर के 2096 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। आमदनी में भी हमने देखा 11,928 करोड़ से बढ़कर के ये थोड़ी म्यूटेड रही है, 12,584 करोड़ रुपए का देखने को मिला। बिट्टा में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मामूली बढ़त रही है, 2415 से 2481 करोड़ रुपए रहा कंपनी का बिट्टा। और वहीं जो है एक रिकवरी आई थी ऑटो सेक्टरों में, उसमें बजाज ऑटो भी था, लेकिन अभी सर आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है बजाज ऑटो में। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी बजाज ऑटो को लेकर के? 8192 के लेवल पे अभी फिलहाल ट्रेड करता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर अभी मैं जो है बजाज ऑटो पर बुलिश ही हूँ। मुझे हिसाब से जो न्यूज है वो इसको सपोर्ट ही कर रही है, और जो आज गिरावट आई है वो एक बहुत माइनर सा करेक्शन है। इवन बाई अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। मैं रिकमेंडेशन में इसको बाई ही रखूंगा, और मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ 8450 से लेके 8500 के प्राइसेस को शॉर्ट टर्म में, कि 8400 से 8500 के बीच प्राइस को यहाँ से पहुंचना चाहिए। अभी करंट प्राइस 8193 चल रहा है, और स्टॉप लॉस के तौर पे आप 8050 रुपए को अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। ठीक। डिविज लैब लेकर के आते हैं। आज जो है कंपनी के नतीजे जो है अच्छे नहीं रहे, और उसके बाद ही हमने देखा शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 3% से ज़्यादा, बल्कि अब तो 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। नतीजे जारी होने के बाद से ही हम देख रहे हैं दबाव बढ़ता हुआ। कंपनी का मुनाफा हालांकि 430 करोड़ रुपए से बढ़कर के 545 करोड़ रुपए हुआ है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में भी 2118 करोड़ से बढ़कर के ये 2410 करोड़ रुपए हुआ है, लेकिन अनुमान शायद इससे बेहतर था। दूसरा, फार्मा को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से टिप्पणी आ रही है ना, वो एक बड़ी चिंता विषय बनी हुई है। सर, एक तो डिविज लैब आज की इस गिरावट में क्या फ्रेश खरीदारी करने की कोई सलाह रहेगी, पहली टिप्पणी। और दूसरा, फार्मा के लिए क्या सेंटिमेंट अभी खराब चल रहा हो गया है? सर देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है। फार्मा सेक्टर के ऊपर जो टिप्पणी आई है अभी डोनाल्ड ट्रंप की, वही रीजन है एक बड़े क्रैश का, जो हमें फार्मा सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक फार्मा सेक्टर बचा हुआ था, टैरिफ उसके ऊपर नहीं था। और दूसरी तरफ सर डिविस लैब के ऊपर मैंने एक एनालिसिस पोस्ट किया था दिसंबर 2024 के आसपास से। वहीं से मेरा टारगेट इसमें 7000 रुपए का था, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो वो कंप्लीट होने के बाद प्राइस ने करेक्शन एक्सपेक्टेड था, बट इतना तेज करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं था। नई बाइंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हो सकता है ये स्टॉक 5700 से 5900 के बीच में दिखने को मिले। तो मेरे हिसाब से नई बाइंग और एवरेजिंग पे अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, और नई बाइंग को अवॉइड करने की जरूरत है। जिनके पास है वो थोड़ा सा, क्या बोले, इतना क्रैश के बाद आप क्या करोगे। जिनके पास है वो तो आप देखिए, अपने हिसाब से अपने विवेक से फैसला लीजिए, क्योंकि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर समझ में आता है। बट फिलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं इसके अंदर 5900, 5900, 5700 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, अभी दबाव बढ़ सकता है। तो और फार्मा पे ओवरऑल भी अभी थोड़ा सा, सर फार्मा से अभी दूर हो जाए क्या, मतलब क्या सलाह रहेगी जिनके पास अभी ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या एक बार के लिए फार्मा के शेयरों से दूरी बना लेनी चाहिए? सर देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है फार्मा सेक्टर का इंडेक्स देखिए कि वो कहां पर सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि आपको उससे ओवरऑल मार्केट का अंदाजा जो है थोड़ा सा पता चल जाता है। और वहां पे मैं देखूं तो फार्मा सेक्टर का जो मुझे दिख रहा है कि जहां पे वो सपोर्ट लेने वाला बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है। आप अभी इस सेक्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स में कि 2-2.5%, 3% का मैक्सिमम करेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज प्राइस एक्शन आ जाना चाहिए। दूसरा चीज, अभी देखिए जैसा मैं मॉर्निंग में भी बोल रहा था, जब न्यूज पहली बार निकल के आती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, दोबारा वो न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती। जैसे अगर हम देखें रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो मार्केट्स किस तरह से गिरी थी, वो वॉर अभी भी चल रही है लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये चीज समझिए कि टैरिफ की न्यूज जब पहले ट्वीट पर आई तो मार्केट ने रिएक्ट किया फ्राइडे को, उसके बाद अगले 3 दिन मार्केट साइडवेज हो गई है। वो देख रही न्यूज को कैसे सेटल करना है। तो फार्मा के ऊपर जो टैरिफ का बयान अभी रिसेंट में आया उसका इंपैक्ट है, ये 2-3% का करेक्शन में और एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद जब टैरिफ लग भी जाएंगे तब तक भी फार्मा सेक्टर ऑलरेडी अपने आप को सेटल कर चुका होगा। तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है कि 2-3 दिन 4 दिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। नई एंट्री सस्ता देखकर मत बाई कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ सेल नहीं है, सस्ता मत बाई कीजिए, अच्छा बाई कीजिए। सस्ता मत बाय कीजिए, अच्छा बाय कीजिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं फटाफट।
और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर के निकल के आई है। जेपी एसोसिएट्स कर्ज में डूबी कंपनी के अधिग्रहण की तैयारी में अब डालमिया ग्रुप भी कूद गया है और सीसीआई ने डालमिया भारत के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दी है। तो अब यहाँ पर जेपी एसोसिएट के एक्विजिशन को लेकर के काफ़ी अटकलें चल रही हैं, काफ़ी बातें चल रही हैं। अब डालमिया ग्रुप भी यहाँ पर आ गया। कमेटी ऑफ क्रेडिटर की वोटिंग से पहले सीसीआई की मंजूरी लेना जरूरी होता है, ये जानकारी आपको बता दें। अडानी ग्रुप, वेदांता समूह और जिंदल पावर भी रेस में शामिल है। अदानी ग्रुप अभी तक सबसे बड़ी बोली के साथ आगे चल रहा है। अब देखना यह है कि डालमिया ग्रुप की तरफ से क्या कुछ चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। हालांकि जेपी एसोसिएट्स तो मतलब अब 3 रुपये का शेयर कुछ बचा नहीं है। हालांकि 5 रुपये का अपर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है जेपी एसोसिएट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक्शन देखने को मिला था सर जेपी पावर में, और लोगों ने मतलब शानदार मूव भी देखा। अभी क्या करना चाहिए सर जेपी पावर को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आप 19 रुपये के आसपास चलता हुआ, बहुत लोगों की पोजीशन, लोगों ने खरीदा इसको 20-21 के आसपास, 26 तक गया भी, फिर नीचे आ गया, और अब 20 के नीचे जाना, क्या ये और प्रेशर बढ़ सकता है क्या? सर जेपी पावर के ऊपर 12 रुपए पर मेरा रिकमेंडेशन था सोशल मीडिया एनालिसिस पर, जिसका टारगेट 25 रुपए 50 पैसे था, और वो उस कंप्लीट हो गया क्योंकि प्राइस ने जो हाई बनाया वो कुछ 27 रुपए के आसपास बनाया है, 27 रुपए 70 पैसे। तो जो करेक्शन था वो तो एक्सपेक्टेड था यहाँ पर। रही बात जो फंडामेंटल्स आ रहे हैं, ऐसे टाइम पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको पता है कि कंपनी मर्जर होकर दूसरी जगह पर अभी बिड चल रही है, फाइनल क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। अगर मैं सिर्फ टेक्निकल्स की बात करूं, मैं पहले फंडामेंटल्स की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि छोटा स्टॉक है, छोटे स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस को उतना प्रेफरेंस नहीं देता हूं मैं। बट अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें, क्योंकि जेपी पावर पुराना स्टॉक है, अच्छा खासा चार्ट अवेलेबल है टीए करने के लिए, तो यहाँ पर सर मुझे लग रहा है कि अभी तो जो है प्राइस बेयर्स के कंट्रोल में है, और बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है आने वाले महीनों तक। तो मेरे इसके अंदर कोई बाई और होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, सेल की रिकमेंडेशन डेफिनेटली है, क्योंकि मैं इसके अंदर टारगेट करूंगा 12 रुपए 25 पैसे को। 12 रुपये तक नीचे आ सकता है, ये बात यहाँ पर आती हुई जेपी पावर को लेकर के। चलिए ठीक है, अगली कंपनी जो है सर, आपके पसंदीदा कुछ एक इस खबरों पे हमने बातचीत की थी, और इसके बाद हमने देखा था इस पे हमने 2:30 बजे के सेगमेंट अभी थोड़ी देर में आ भी जाएगा, 2 मिनट बाकी रह गए। डिफेंस में अगर आप चूँकि खबर आ गई है स्क्रीन पर, आपके पसंदीदा काउंटर्स के नाम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? जी सर, पहला तो डेफिनेटली बेल जो आप दिखा रहे हैं वही है जो मैंने मॉर्निंग में भी बताया था, और 380 का अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए मेरे को लगेगा कि उसके आसपास अगर आपको बाइंग मिल जाए ज्यादा बढ़िया है। दूसरा स्टॉक हमारा जो अच्छा जो मैंने आपको रिकमेंडेशन में दिया था वो था HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। उसके अंदर मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि अगर वो 4360 4400 के आसपास मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। 4450 से नीचे कुछ भी मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। हालांकि साइडवेज है, अगर आपके पास पहले से ही होल्डिंग है तो आप उसके अंदर एवरेजिंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 100 ही रुपए ऊपर है, बहुत ज्यादा अंतर इसके लिए आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर जब आप होल्डिंग के लिए स्टॉक लेते हैं तो इतने बड़े स्टॉक में 50-100 रुपए इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। मैस्डॉक की अगर हम बात करें, जो हमारा तीसरा स्टॉक है डिफेंस के अंदर, जिसको मेरी पसंद में मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, उसके अंदर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार 2585 का लेवल अचीव करे। अभी 2775 चल रहा है, कुछ 190 रुपए ऊपर है, लेकिन अगर आपको 2650 से नीचे कुछ भी मिले, 2650 से लेकर 2600, तो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा एवरेजिंग या बाइंग पोजीशन हो सकती है। फिलहाल जो मेरा बायस है वो साइडवेज है तीनों स्टॉक को लेकर। कुछ दिन या हफ्ते यहाँ पर बिताए, जो मैंने आपको लेवल्स बताए एग्जैक्टली उनको टेस्ट करे, उनको अचीव करे, उनमें जो है वैल्यूएशन बनाए, कोई बाई सेटअप बनाए वहां पर, फिर आपके लिए बहुत बढ़िया न्यू फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। और अगर आपके पास पहले से होल्डिंग में है तो आप लोग ऑब्वियसली एवरेज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक सर, 2 काउंटर कोशिश करेंगे फटाफट कवर करने की। एक तो रिजल्ट, 2 रिजल्ट जो है, एक तो टोरेंट पावर सर, मुनाफा घटा 25%, रेवेन्यू में भी हम देख रहे हैं 12-12.5% के आसपास की गिरावट रही, एबिटा 20% घटा। लेकिन इन सब के बावजूद सुबह के सत्र में हमने देखा था कि शेयर ने हरे निशान में था, अभी भी ½ % ऊपर ट्रेड करता हुआ 1319-1320 के आसपास। टोरेंट पावर कैसा लग रहा है आपको? क्या यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश है क्या कोई? सर उसका रीजन ये है क्योंकि टोरेंट पावर जो है बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पर पहुंच गया है, जो कि है 1282 रुपए का, जिसकी वजह से हमें ये रिएक्शन देखने को मिल गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें जो है यहाँ पर इसको बाई करके होल्ड कर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर कोई शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए,
सो मेरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके बेसिस पर मैं आपको मीडिया लॉन्ग टर्म की बाइंग रिकमेंडेशन के लिए बोलूंगा, वो है 1200 रुपए का। जी। तो अब आप देखिए कि 1205 रुपए जो आपका मेन सपोर्ट है, अभी उससे कुछ 118 रुपए ऊपर चल रहा है। क्या ये आपका रिस्क अलाउ करता है इतने ऊपर से एवरेजिंग करना या होल्डिंग रखना इतने दूर तक के प्राइस के स्टॉप लॉस के लिए या इनवैलिडेशन के लिए? तो कीजिए, अदरवाइज आप इसको फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। रही बात शॉर्ट टर्म में बाइंग करने की, तो शॉर्ट टर्म में जब तक प्राइस 1360 के ऊपर नहीं जा जाता, मैं इसके अंदर कोई बाइंग रिकमेंडेशन आपको शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि मार्केट पिछले लगातार लगभग 1.25 महीने से गिरते हुए आ रही है। उसके बाद इस तरह के रिएक्शन अक्सर एक माइनर करेक्शन होते हैं, रिट्रेसमेंट होते हैं प्राइस का। जो लोग बहुत दिनों से इसके अंदर फंसे हुए होते हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। हालांकि 1282 एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर आपको इसके बेसिस पर कोई शॉर्ट टर्म सेटअप मिल रहा है तो आप नो डाउट उसे ट्रेड कर सकते हैं, जी। बट स्विंग के लिए 1360 के ऊपर बाइंग करने का रिकमेंडेशन है या फिर 1200 के आसपास। ठीक सर, मेरी पीसीआर की टीम बता रही समय हो गया है समाप्त, लेकिन अदानी पोर्ट जरा स्क्रीन पर फटाफट ले आइए। उसके रिजल्ट को सर मैं चाहूँगा संक्षेप में अगर आप उत्तर दे सकें, अदानी पोर्ट में अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो अदानी समूह में निवेश सलाह देते हैं उनको अदानी पोर्ट पावर जैसे शेयर पसंद आते हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? मुनाफा 6%, रेवेन्यू 21% और एबिटा 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अदानी पोर्ट्स पर सर मॉर्निंग में भी टिप्पणी दिया था, बिल्कुल वैसा ही है। अदानी पोर्ट्स के ऊपर मेरा जो बायस है वो थोड़ा सा बुलिश है, और मैं देखता हूं कि आने वाले दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, साल में मिड लॉन्ग टर्म जो टारगेट है वो 1620 रुपए का है, और 1620 रुपए मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अगर आपके पास होल्ड है तो बहुत ही बढ़िया है, होल्ड का रिकमेंडेशन है। अगर आप फ्रेश एंट्री एवरेजिंग का देख रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया प्राइसेस हैं। अगर आपको प्राइस 1350 से लेकर 1300 के बीच में अगर आपको बाइंग करने को मिल जाता है, 1250 तक भी मिल जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया बाइंग जोन होने वाले हैं। ठीक सर। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, आज काफी सारे स्टॉक्स के बारे में सर हमने बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था जो मेरे पर्सनल होल्डिंग में है, तो इसलिए वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता है, इसमें मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी रजिस्ट्रेशन या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम आपको कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या अश्योर्ड रिटर्न या गारंटी का वादा कर रहे हैं। सारी जो आपको बातें बताई गई वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए थी। उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। सर बहुत सारे लोगों के सवाल रह गए, कल के लिए अगर समय निकालिएगा तो फिर थोड़े से सवाल और ले लिए जाएंगे, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूंगा। थैंक यू सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।